I'll tell you how to do the PYQ analysis, right? But PYQs में when you start looking at the paper, you'll start realizing कुछ कुछ patterns हैं PYQs में जो वो बार बार करते हैं. अगर किसी एक आर्ट एंड कल्चर, ये मैं ऐसे लिखता था, एंशियंट मीडिवल आर्ट एंड कल्चर और एनवायरनमेंट, ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना, उसका जो आंसर होता है वो तो ठीक है, बट जो बाकी ऑप्शंस होते हैं वो 1-2 साल के अंदर क्वेश्चन बन के आएंगे. ये मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया था जब मैं PYQs एनालाइज कर रहा था. उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि जितने भी इन दो सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट, इनके जो ऑप्शंस हैं इनके नोट्स में बनाता था पेपर में. तो पेपर जब आप देखोगे यूपीएससी का दो साइड में आता है ऐसे, यहाँ पे इंग्लिश होती है, यहाँ पे हिंदी होती है. तो इंग्लिश वाली साइड तो मैं सॉल्व करता था कि क्या सॉल्व किया, सही किया, गलत किया. हिंदी वाली साइड में नोट्स बना लेता था ऑप्शंस के. और एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आप सब कुछ छोड़ दो, यूपीएससी के PYQ उठाओ, पिछले 10 मैंने 2011 से उठाए थे, एंड उसको रिवाइज़ करो. जैसे पढ़ते हैं ना किताबें, वो इतनी हो जाएंगी आपकी, 50-50, 60-60 पेज का एक पेपर है, उसको रिवाइज़ करो. ये नोट्स रिवाइज़ करना. एंड इसका मैं एग्जांपल देता हूँ. 2020 में एक मिक्स मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था अंडर टू कोएलेशन का, है ना. 2022 में जो इस साल आया पेपर, इसकी सेक्रेटेरिएट पूछी है और गलत दी हुई थी. अगर आप वो एलिमिनेट करते आंसर आ गया था. समझ रहे हो, ये बहुत करता है यूपीएससी. जब आप PYQs उठा के देखोगे तो ये ऑलमोस्ट हर बार का गेम है कि वो कोई ना कोई ऑप्शन से 1-2 साल में उसके सवाल आने ही आने हैं. तो वो ऑप्शंस, आप हर एक ऑप्शंस को पढ़ना अच्छे से. जैसे इस साल अगर रामसर वेटलैंड्स आए हैं, ठीक है, तो रामसर वेटलैंड्स जो वहाँ से आए ना, किसी साल उनमें से कुछ स्पेसिफिक पूछ देगा कि ये वाला रामसर वेटलैंड नेचुरल है कि मैन मेड है. समझ रहे हो, तो वो आपको पढ़ना है अच्छे से. कहाँ पे उन्होंने इस बार लोकेशन पूछ ली, अगली बार उस वेटलैंड पे कुछ पूछ लेंगे वो एग्जैक्टली कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ऐसे टाइप की चीज़ें. ठीक है, एक और चीज़ देखना, इस बार एसिड रेन का सवाल आया था, है ना, जो सेट ए का सबसे आखिरी सवाल था. एग्जैक्ट रिपीटेड सवाल है, एग्जैक्ट. वो आई थिंक 2015 या 16 में आया था. वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट आया था. हम लोग ने जिस साल दिया था प्रीलिम्स में, आर्टिकल 21 वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आया था. इकोनॉमी के 2 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आए थे. उन्होंने स्टेटमेंट तक चेंज नहीं की थी. तो यूपीएससी ये करता है. जो लोग कहते हैं ना कि वो रिपीट नहीं होते, होते हैं, हर साल होते हैं, बस आपने आइडेंटिफाई नहीं किए अभी तक. ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करना सीखो. तो मैं वही कर रहा हूँ, हर एक ऑप्शन का ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट एंड ट्राई टू सी कि वो बार बार कहाँ पे आ रहा है. राइट, ये जब आप करने बैठोगे ना, तब आपको रियलाइज़ करेगा कि यूपीएससी में एक पैटर्न है, वो पैटर्न रिपीट होता है. ठीक है, एक और चीज़ है, जैसे मैंने रामसर साइट्स की बात की, तो 2021 में 2 सवाल आए थे. एक सवाल आया था सांबर लेक्स, सांबर जो लेक है राजस्थान में, उसके जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जिससे वो बनता है, उनके ऐसे एक लाइन से दिए हुए थे एंड पूछे थे कि व्हाट इज़ दिस. ठीक है, उसमें एक ऑप्शन था कि इट इज़ अ रामसर वेटलैंड, दीज आर रामसर साइट्स. ठीक है, तो अगर आपने रामसर साइट प्रिपेयर किया है तो आपको पता था उसमें से वो कुछ नहीं थे. ठीक है, रामसर के करेंटली 49 है, जिस साल मैंने दिए थे आई थिंक तो 46 थे. तो वो सारे रटे होने चाहिए. तो जब रटे हुए होते तो आपको पता था कि उसमें से वो नहीं है, वो ऑप्शन खत्म था वहाँ पे. दैट वाज नॉट द आंसर. ठीक है, सेकंड एक क्वेश्चन आया था R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, है ना. इसका एक ऑप्शन था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ रामसर वेटलैंड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन. अगर आपने रामसर साइट ठीक से पढ़ा है, आपको पता है आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है रामसर में, राइट, तो आप वहाँ एलिमिनेट कर देते वो वाला ऑप्शन. तो आप समझ रहे हो यूपीएससी क्या कर रहा है आपसे. उसने डायरेक्टली रामसर साइट पूछे नहीं आपसे, उसने 2 बार इनडायरेक्टली पूछ लिया आपसे पेपर में. और अगर आपने पढ़े हुए होते तो वो वहाँ से एलिमिनेट होता ऑप्शन. आप समझ रहे हो, ये पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो कि यूपीएससी क्या कर रहा है, कि रामसर वेटलैंड इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी को पता है. उसने पहले पूछ रखे हैं ये चीज़ें रामसर पे, उसने डायरेक्ट सवाल पहले पूछ रखे हैं कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है एग्जैक्टली, स्टेटमेंट. अब वो क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं. 2022 में क्या किया, 4 रामसर वेटलैंड्स दे दिए और साइट्स के साथ मैच कर दिया, एग्जैक्ट सवाल आया था रामसर से. तो वो क्या कर रहे हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं यहाँ से. हमको समझ ही नहीं आ रहा, हम तो खाली क्वेश्चन देख रहे हैं ना, हम तो स्टेटमेंट नहीं देख रहे. हमने क्वेश्चन देखा, हम PYQ एनालिसिस कैसे करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी के आंसर की देखते हैं, बाकी ऑप्शन तो गए बाढ़ में, वो तो नहीं है. दिस इज़ व्हाट वी थिंक, यहाँ से आते हैं, ऐसे करते हैं वो. ये वाला एनालिसिस जब आप करने लगोगे ना, ये कब आएगा, जब आप ऑप्शंस देखोगे कि वो ऑप्शंस में क्या गेम खेल रहे हैं आपके साथ. ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए. एक और आप एक पैटर्न देखना, मतलब ये मैं कुछ एग्जाम्पल्स ही दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ यही ओवरऑल लिमिट है, बट ये आपको खुद से एनालाइज करना है. एक आप देखना, हमेशा वो ऐसे एक स्टेटमेंट देंगे, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसके बाद कुछ कुछ चीज़ें होंगी. इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी ना, वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, समझ रहे हो, बट वो कभी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता, कभी नहीं होता. 2021 में RBI गवर्नर पे आया था, तो जहाँ भी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता था ना, मैं तो भाई सतर्क हो जाता था
कि देख लो यहाँ हो सकता है नहीं होगा। हमारे टाइम पे नहीं था, आगे हो सकता है आ जाए। बट मैं कह रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करना शुरू करो धीरे धीरे। जब आप पी वाई क्यूज़ देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, पी वाई क्यूज़ रिवाइज करने का मतलब ये है, मैं पी वाई क्यूज़ 5-5 6-6 बार रिवाइज करके गया हूँ प्रीलिम्स में, ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। वो जो ओनली है, ऑल है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें, यूपीएससी इनसे आगे बढ़ चुका है। साइंस एंड टेक में अब ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं आ रहे हैं, बट इसका क्या मतलब है कि आप नहीं करोगे? ये मैं पूछना चाहती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि साइंस एंड टेक में अब ऑल ऑफ द अबव पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि यूपीएससी नहीं दे रहा ऑल ऑफ द अबव, राइट। सो विल यू टेक ऑल ऑफ द अबव अगर नेक्स्ट टाइम कभी कुछ आया तो? कि एप्लीकेशन है, जैसे हमने पढ़ा है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि कोई भी साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन होता है तो उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए कि ये जो साइंस है ये उसका एप्लीकेशन नहीं होगा, राइट। तो हम ऑल ऑफ द अबव करते हैं। पिछले 2 साल में ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं रहा है, तो विल यू पिक इट और विल यू नॉट पिक इट? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इधर हम कहते हैं कि साइंस एंड टेक की, मान लो कह रहा है कि नैनो टेक से एप्लीकेशन क्या है, व्हाट आर दी पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक, 1 2 3 4। वो तो उसने आपको 3-4 चीज़ें दे दी और ऑप्शन में दे रहा है 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, ये दिस इज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यूजुअली क्या करते हैं, ऑल ऑफ द अबव करते हैं ना, बिकॉज एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन नैनो टेक से नहीं हो सकता। हो सकता है बाद में कोई रिसर्च करके कर दे, समझ रहे हो। तो हम ऑल ऑफ द अबव करते थे, यूपीएससी ने अब वो गलत करना शुरू कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे अगर ऐसा कुछ सवाल दोबारा आया तो? व्हाट विल वी डू? कौन, किसने कुछ बोला? अरे बोल लो यार, मैं मारने थोड़ी आऊँगा। हाँ, क्या करेंगे बता दो, तुम बताओ। ऑल ऑफ द अबव करोगे कि नहीं करोगे, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ। कर दोगे, क्यों करोगे? ये भी अच्छा पॉइंट है, हो सकता है हो जाए पैटर्न चेंज। और एक दो ऑप्शन कम करोगे मतलब? 3-4 जो मन करे अपना लगा के कर देंगे, है ना। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है। और मैं कर दूंगा ऑल ऑफ द अबव, मैं डी पे टिक कर दूंगा। उसका रीज़न क्या है पता है? पैटर्न चेंज नहीं है उसका रीज़न, उसका रीज़न है कि कंपटीशन है प्रीलिम्स। मैं समझाता हूँ आपको। 99% लोग ऑल ऑफ द अबव करने वाले हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो एग्ज़ाम एनालाइज करके आए हैं, जो इन्होंने पहले भी प्रीलिम्स दिया है, वो 99% ऑल ऑफ द अबव करेंगे। अगर तो ऑल ऑफ द अबव गलत है तो सबका गलत है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, ठीक है। मान लो वो 1% सही हो गया, ठीक है, ये 1% है जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है, और मान लो ये क्वेश्चन सही है और मैं इन 1% में से हूँ, तो ये मेरे से 2 नंबर आगे हैं। 99% ऑफ द सीरियस कॉम्पिटिशन मेरे से 2 नंबर आगे है। अब मेरे को ये 2 नंबर जीतने के लिए कोई ऐसा सवाल सही करना होगा जो ये गलत करेंगे या ये अटेम्प्ट नहीं करेंगे। आप ये कंपटीशन समझ रहे हो? ये जो रिस्क मैनेजमेंट है वो यही है। आज भी 99% जनता ये डी करेगी, इसलिए आप देखोगे बहुत लोग रोएंगे कि यार डी कैसे नहीं हो सकता, ये वो, क्योंकि वो डी करके आए हैं। तो ठीक है ना, सबका गलत है, क्यों रो रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? हो सकता है एक आध बंदा यहाँ से कुछ सही कर दे, बट वो अतरंगी बंदा होगा, वो उसने कुछ अब्बा डब्बा जब्बा करके किया इधर, वो बाकी जगह भी करेगा। समझ रहे हो? तो वो ओवरऑल आपका कंपटीशन नहीं है, वो बाकी जगह गलत करने वाला है। बट यहाँ से आप रिस्क मैनेजमेंट अपना सही कर रहे हो कि आप कंपटीशन के साथ चल रहे हो ना। ऐसे क्वेश्चन में आप कंपटीशन के साथ चल रहे हो। ये वाले क्वेश्चन आपका कभी प्रीलिम्स ऐसा नहीं होगी कट ऑफ के नीचे कर देंगे, बट कट ऑफ के ऊपर जाने में रोक सकते हैं ऐसे सवाल, समझ रहे हो। तो ये कुछ रिस्क मैनेजमेंट जो मैं कह रहा था प्रीलिम्स में आपको करनी पड़ेगी। तो ये एक अगेन एक एग्जांपल ही है जो मैं देना चाहता था, और एग्जांपल ऐसे बहुत हैं यार। मतलब मैं अगर देने बैठ जाऊँ तो मैं खुद रिवाइज करके आऊँ और आपको एक क्लास ले सकता हूँ उस पर 2-3 घंटे की। बट ये अगर आप खुद से करोगे ना तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। अदरवाइज़ तो मैं आपको समझा दूंगा, आप सुन लोगे और मेरी बात और चले जाओगे। जब तक ये एनालिसिस आप खुद से नहीं करोगे ना, आपका अपना दिमाग नहीं चलेगा, तब तक एग्जाम में ये चीज़ आपको स्ट्राइक नहीं करने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और क्या बात करनी है? और ये तो बात कर ली। अच्छा, एक और चीज़ है। हाँ, पीवाईक्यू का पर्पस तो मैंने बता दिया। जो एक वो मैंने मैं बताया ना, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम लास्ट के 15 दिन क्यों हम खाली पीवाईक्यूज़ करेंगे? हम मान लो विजन के या किसी और के टेस्ट क्यों नहीं देखेंगे जो हमने पहले दे रखे हैं? उसका रीज़न कोई बता सकता है मेरे को? अगर मैं ऐसा बता रहा हूँ कि लास्ट के 15 डेज खाली हम पीवाईक्यूज़ ही रिवाइज करेंगे ना,